आपके घर आया हुआ मेहमान, आपने एक नजीर पेश की। हालांकि इस घटना के पीछे कई सारे हाथ होने की आशंका है। भारत एक ऐसा देश है जहां के लोगों को, कि शम्मी कपूर साहब ने कहा था, स्विट्जरलैंड और कश्मीर में से चुनना हो, आम तौर पर भारत का आदमी कश्मीर चुनेगा, क्योंकि पाकिस्तान को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां तक मैं इंडियन आर्मी की ताकत को समझता हूं, तो पाकिस्तान क्या, उसके लिए चाइना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई जज्बों की होती है। पाकिस्तान मतलब नंगा। अब एक नंगा आदमी चौराहे पे नाच रहा है, क्या फटेगा? कहावत ही अपने आप, नंगा नाचे फाटेगा। इंडियन आर्मी के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। उस ताकत का क्या फायदा जो अपनी रक्षा ही ना कर सके? भगवान स्वयं 3-3 बार समझा रहे हैं, नहीं मान रहा है तब तो क्या नहीं मान। युद्ध तो होगा ही। पाकिस्तान में प्रजातंत्र का नुकसान उसको कभी दिखाई नहीं पड़ता। श्रीनगर, लक्ष्मी का नगर, इन 3 चीजों ने कश्मीर को महत्वपूर्ण बना रखा है। ये कह रहे थे हमारा है, ये कह रहे थे हमें आजादी चाहिए, ये कह रहे थे पाकिस्तान का है। आपके घर आया हुआ मेहमान, आपके घर के मेहमान है वो, आपने एक नजीर पेश की। कश्मीर पिछले 1-2 सालों से, हालांकि इस घटना के पीछे कई सारे हाथ होने की आशंका है। 3.25 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल कश्मीर पहुंचे। 3.25 करोड़। और अब जम्मू से सीधे जुड़ने जा रहा है श्रीनगर। और जैसे ही रेलवे की सुविधा शुरू हो जाएगी, कुछ घटनाएं बहुत जुड़ी होती हैं, जैसे ही रेलवे की सुविधा शुरू हो जाएगी, 1 अरब 50 करोड़ का देश अगर वो घूमने जाएगा, तो अगर उसे समुद्र तट चाहिए तो वो केरल चला जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जहां के लोगों को कोई भी लैंड टेरेन देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जाना चाहे अलग बात है, मतलब अगर वो किसी विशेष भौगोलिक दशा में घूमना चाहते हैं तो वो अलग बात है। किसी विशेष भौगोलिक देश में जाना चाहते हैं कि भाई, जैसे एक आजादी के बाद लोग घूमते रहे, और आजादी के बाद आप देखो जितनी मूवीज बनी, खासकर शम्मी कपूर की जितनी मूवीज बनी, वो सारी की सारी मूवीज, ज्यादातर मूवीज कश्मीर में बनी। और ऐसा मैंने सुना कि शम्मी कपूर साहब ने कहा था कि मेरे डेथ के बाद जो मेरी अस्थियां होंगी उन्हें डल झील में डाल देना। 1990 का लिबरलाइजेशन आया, 91 का। अब जब देश में पैसा आएगा और लोग घूमने निकलेंगे, तो अगर स्विट्जरलैंड और कश्मीर में से चुनना हो, तो आम तौर पर भारत का आदमी कश्मीर चुनेगा, क्योंकि एक तो अपना देश, ऊपर से इतना सस्ता, अपनी भाषा, अपने लोग। कश्मीर के ये जो अस्थिरता है, इसको मैं कई नजरों से देखता हूं, लेकिन कश्मीर की घटनाएं तभी घटती हैं जब कश्मीर के लोगों की जब आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। मैंने इस बात को गौर किया है कि जैसे ही कश्मीर के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है, टूरिज्म बढ़ता है, वैसे ही कोई ना कोई घटना घट जाती है। मैंने कहा ना, पिछले साल 3.25 करोड़। लेकिन आखिर यह कश्मीर का मुद्दा क्या है? और फिर रिसेंटली ये पहलगाम में जो भारतीयों के साथ हुआ, उस पर किसका इंटरेस्ट हो सकता है? पाकिस्तान को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां तक मैं इंडियन आर्मी की ताकत को समझता हूं, तो पाकिस्तान क्या, उसके लिए चाइना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई जज्बों की होती है। जहां तक मुझे इंडियन आर्मी की ताकत पता है और इंडियन आर्मी के जवानों की ताकत पता है, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पूरी दुनिया की रक्षा करती है, तो हमारे जवान, हमारी आर्मी किसी से टक्कर लेने में कभी पीछे नहीं हट सकती, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक कहावत है, यह भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी कहीं बैठा हुआ, कोई तीसरा आदमी, जिसको भारत की बर्बादी से फायदा हो रहा हो। पाकिस्तान मतलब नंगा। अब एक नंगा आदमी चौराहे पे नाच रहा है, क्या फटेगा? कहावत ही अपने आप, नंगा नाचे फाटेगा। अपने यहां कहावत ही है। भैया, आप स्लम एरिया में कूदोगे लूटने के लिए, झोपड़पट्टी में आप कूद गए डाका डालने के लिए, पता लगा आप ही का मोबाइल और पर्स और घड़ी छिन गई। इंडियन आर्मी के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
मतलब भारत की सेना के लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। अब यह समय है जब हमको निर्णय ऐसे लेने हैं, मतलब निर्णय तो लेने ही है। उस ताकत का क्या फायदा जो अपनी रक्षा ही ना कर सके? उस ताकत का क्या फायदा जो अपनी रक्षा ना कर सके? भाई भगवान राम भगवान है, बिल्कुल है भगवान, और भगवत्ता जैसे लक्षण भी है, रावण को समझा भी रहे हैं। और एक बार रावण को नहीं समझाया उन्होंने एक बार रावण को नहीं समझाया, यही उनकी महानता है। एक बार नहीं, एक बार विभीषण को भेजा, एक बार हनुमान जी को भेजा, एक बार अंगद जी को भेजा। भगवान स्वयं 3-3 बार समझा रहे हैं, नहीं मान रहा है। अब नहीं मान रहा है तब तो जाना ही पड़ेगा। खैर, पाकिस्तान, ये सीन जो है ना, खासकर ये फोटो तो इतनी दिल दहलाने वाली है। ये बहन हमारी हिमांशी है शायद, मतलब ये फ्रीडम फाइट नहीं है ना। मैंने आज पाकिस्तान के एक मिनिस्टर को सुना कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। ये नहीं, ऐसे लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, बिल्कुल नहीं। खैर, यह कश्मीर का नक्शा है, यह गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया है जिसको हम पीओके कहते हैं, और यह एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको हम पीओके कहते हैं। गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया यह पाकिस्तान के कब्जे में है और इसको हम पीओके कहते हैं। यह जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यह पूरा अस्काई चीन का कुछ पार्ट चाइना के कब्जे में है, और यह गिलगिट बल्तिस्तान, अस्काई चीन, सियाचिन हमारे पास है। और यह पूरा टेरिटरी, ये आप देखो, यह पूरी टेरिटरी हमारी टेरिटरी है। सियाचिन, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। अस्काई चीन वो चाइना के कब्जे में है और गिलगिट बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में है। अब ऐसा कैसे हुआ? तो सबसे पहले, लड़ाई जब भी होती है हिस्ट्री में, हिस्ट्री मतलब ज्यादातर युद्ध का वर्णन, ज्यादातर इतिहास का शिक्षक युद्ध के विरोध में नहीं बोल सकता। युद्ध, वॉर इज द डेस्टिनी ऑफ दिस अर्थ एंड ह्यूमन लाइफ। युद्ध तो होगा ही। मतलब अगर मैं युद्ध के बारे में बोलना शुरू करूं सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के, तो 50 युद्ध तो आपको बता ही सकता हूं यहां से। कलिंग आपने सुना ही, कितना नरसंहार हुआ। तराइन 1191, तराइन 1192, चंदावर 1194, पानीपत 1526, खानवा 1527, पानीपत 1556, करनाल 1739, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। अरे युद्ध युद्ध युद्ध। तो आखिर ऐसा क्यों है? इस धरती पे युद्ध क्यों होते हैं? उसकी एक बड़ी सीमित वजह है, बड़ी सिंपल सी वजह है। युद्ध होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड एस्पिरेशंस। संसाधन जो है वो लिमिटेड है, और उस संसाधन पे कब्जा करने वाले बहुसंख्यक हैं। आज हमारे देश की पॉपुलेशन है 1 अरब 50 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, और बुद्ध के काल में हमारी जनसंख्या थी 2 करोड़। सोचो, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ 2 करोड़ लोग थे। कितना रिसोर्स रहा होगा लोगों के पास? अनिवार्य है युद्ध, तो युद्ध तो अनिवार्य है। अब युद्ध 3 चीजों के लिए होगा। पहला, रिसोर्स के लिए। अब तिब्बत पे कब्जा हो गया, चीन का कब्जा है तिब्बत पे, और दलाई लामा बेचारे पिछले 50 सालों से चिल्ला रहे हैं, साहब हमारा देश कब्जा हो गया, साहब हमारा देश कब्जा हो गया। आज अगर तिब्बत में यह पता चल जाए
कि अगले 500 साल के तेल का रिजर्वायर है, कल अमेरिका खड़ा हो जाएगा, ओ इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द पीपल, तुरंत अमेरिका खड़ा हो जाएगा। लेकिन अमेरिका को पड़ा है कि पठार के लिए क्यों लड़ना यार। जब नाटो बनी 1949 में, तो पूछा गया भाई नाटो क्यों बनाए, तो बोले टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमनिज्म इन द वर्ल्ड। जहां जहां भी प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचेगा हम उसकी रक्षा करेंगे। लोगों ने कहा वाह यार बहुत बढ़िया। तो प्रजातंत्र का नुकसान अमेरिका की नजर में कहां हुआ? इराक में, लीबिया में। पाकिस्तान में प्रजातंत्र का नुकसान उसको कभी दिखाई नहीं पड़ा। 4 दरवाजे हैं कश्मीर में। एक दरवाजा खुलता है भारत में, एक दरवाजा खुलता है चीन में, एक दरवाजा खुलता है रशिया की तरफ, और एक दरवाजा खुलता है अफगानिस्तान और ईरान की तरफ। 4 दरवाजे। तो इसका मतलब स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, सामरिक महत्व। तो पहला महत्व कश्मीर का क्या है? सामरिक, स्ट्रैटेजिकल। और ये जो रास्ता है ये बड़ा पुराना इंपॉर्टेंट रास्ता है, इसको हम सिल्क रूट कहते हैं। आदिकाल से चीन से सिल्क रूट निकलता था और ये फिर पश्चिम एशिया होते होते यूरोप, और बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग, बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग। श्रीनगर, लक्ष्मी का नगर। श्री कौन है? माता लक्ष्मी। अब इधर से व्यापारी आएगा तो भी कश्मीर से निकलेगा, चीन से व्यापारी आएगा तो भी कश्मीर से निकलेगा, उधर रशिया की तरफ से व्यापारी आएगा तो भी इधर से निकलेगा, भारत का व्यापारी तो भी। तो पहली बात तो कश्मीर का सामरिक महत्व, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, सामरिक स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि 4 दरवाजे। और दूसरी बात रिसोर्सेस, फर्टाइल प्लेन्स, फर्टाइल प्लेन्स, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कश्मीर कोई जाएगा बिना शॉल लिए आएगा ही नहीं। केसर, ड्राई फ्रूट्स। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, उससे भी वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। सतलज और इंदस, इन 3 चीजों ने कश्मीर को महत्वपूर्ण बना रखा है। पहला सामरिक महत्व, 4 दरवाजे मैंने आपको बताए। दूसरा रिसोर्सेस, उपजाऊ भूमि, फलों के बगान, केसर की खेती, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और उससे बड़ी चीज वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। और इन तीनों चीजों ने कश्मीर की कीमत बढ़ा रखी है। जो आज जम्मू कश्मीर की समस्या है उसको मैंने 4 फेस में बांटा है। पहला फेस, पहले फेस में 3 चरण है, 1931, 1938 और 1947। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीर राज्य का जन्म हुआ। किसने जन्म दिया? डोगराओं ने। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीर समस्या का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, कश्मीर एज अ स्टेट वाज बॉर्न, एंड सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी कश्मीर इशू स्टार्ट्स। तो कैसे? अब कश्मीर का जो सोशल स्ट्रक्चर था, सामाजिक संरचना, यहां का राजा हिंदू, डोगरास, यहां का राजशाही बहुसंख्यक हिंदू, शाही वर्ग। जो शाही वर्ग था यहां का, एरिस्टोक्रेसी जिसको मैं बोलता हूं, आप भी बोलते हो, यहां का जो एरिस्टोक्रेसी का तबका था वो मेजॉरिटी हिंदू, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी जनसंख्या किसकी? मुसलमानों की, मुस्लिम्स। मेनली मजदूर, मेनली। अब जनसंख्या किसकी ज्यादा? मुसलमानों की। और शाही वर्ग कौन है? हिंदू।
तो एक साइकोलॉजिकल टेंशन तो मजदूर और राजा वर्ग में होती ही है। के पहले की जो फिल्में आप देखोगे तो उसमें भी आप देखोगे जो भी अमीर आदमी है उसको हिंदू दिखाया गया है। तो एक सामाजिक तनाव कश्मीर के समाज में व्याप्त था। सोशल टेंशन, एक सोशल टेंशन था, सामाजिक तनाव, क्योंकि भाई जो मजदूर होगा उसका शोषण तो होगा ही। इसी परिस्थिति में एक व्यक्ति उभरता है कश्मीर में, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ये बारामूला के एक शॉल मर्चेंट के बेटे, शेख अब्दुल्ला बारामूला के एक शॉल मर्चेंट के बेटे, और इन्होंने अपनी पढ़ाई की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एएमयू में। लंबे चौड़े अच्छे वक्ता आज उनके बेटे, उनके पोते, इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला। वो आज उमर अब्दुल्ला जी सीएम है वहां के, कश्मीर के। तो एक सरल व्यापारी के सामान्य परिवार के शेख अब्दुल्ला, पढ़ाई की एएमयू में, वोल्टायर को पढ़ा, रूसो को पढ़ा, मॉन्टेस्क्यूज को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा। और ज्यादा पढ़ लेने से जिंदगी में दिक्कत तो होती है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ज्यादा पढ़ लेने से दिक्कत होती है। अब ये जो एएमयू से लौटकर कश्मीर पहुंचे शेख अब्दुल्ला साहब, इतनी पढ़ाई लिखाई करके पहुंचे, तो वहां की प्रशासन और राजनीति में अपनी जगह नहीं बना पाए। अब एएमयू का पढ़ा लिखा आदमी, वोल्टायर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, विटगेनस्टाइन, कश्मीर जब वापस आए एएमयू से तो पता चला कि साहब ना तो वहां की राजनीति में कोई जगह मिला, ना वहां की प्रशासन में। अब काबिलियत जिस व्यक्ति के अंदर है, काबिलियत, वो जो भी चाटुकारिता कर रहा है वो महान है। आज के युग में तो भाई साहब चाटुकारिता का तो इतना बोलबाला है, हमेशा से रहा है, आज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन चाटुकारिता का बड़ा बोलबाला है। और जहां योग्यता है वहां सजदा तो है ही नहीं। महात्मा बुद्ध परम ज्ञानी किसी को सजदा कर सकते हैं? कभी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर सजदा कर सकते हैं? कभी नहीं। लड़ेंगे। तो जब इनको वहां के प्रशासन में और राजनीति में जगह नहीं मिली तो 1931 में इन्होंने एक पार्टी बनाई, ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ऑल JNK मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कि मुसलमानों के हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन महाराजा हरि सिंह की सेना ने इनका दमन किया। सेना द्वारा दमन। तो कहते हैं आदमी जब मार खाता है तो जागता है। बीटिंग लीड्स टू अवेकनिंग। आजकल के बच्चे तो खा ही नहीं पा रहे मार। पहले टीचर यहां मारते थे, यहां पे ये सब एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, खुल जाते थे। आप गौर करो, ऐसे कहता था मास्टर, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ, और मैं ऐसे करते कहता और मारेगा, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ, और यही मारता। यहां कान पे, आंख पे इस तरह नहीं मारते थे टीचर। कान पे मार दिया पर्दा फट गया, आंख पे मार दिया रोशनी चला गई, इस तरह कोई टीचर नहीं मारता था। यहां या तो मुर्गा बना दिया, बीटिंग लीड्स टू अवेकनिंग। हमारे महाराज जी हैं सक्तेशगढ़ में, अड़गानंद महाराज, तो लाठी से मारते थे। तो जब इनका दमन हुआ तब इनकी आंखें खुली कि यार एक पक्ष को लेकर चलेंगे तो बाकी लोगों का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, और ताकतवर तबका तो हिंदू तबका है इस प्रदेश में। तो इन्होंने क्या किया,
इस पार्टी का नाम इन्होंने बदला 1938 में और इन्होंने अब नाम रखा नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आज पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गोल क्या था? सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। वाह। दूसरा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वयस्क मताधिकार, अब पार्टी का दायरा बड़ा हो गया। अब ये सबकी बात करने लगे अब्दुल्ला साहब। अब जब ये सबकी बात करने लगे तो सबने इनको अप्रिशिएट करने का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और इसी पृष्ठभूमि में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी को लगा कि बस अब ये आदमी दोस्त बनाने लायक है क्योंकि इसकी विचारधारा अब हमारी विचारधारा है। तो यहीं पे शेख अब्दुल्ला को भारत के राष्ट्रवादियों का भी समर्थन मिल गया, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो जब यह देश आजाद हुआ, जब 1947 में भारत को आजादी मिली, 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो कश्मीर के 4 दावेदार, पहला कांग्रेस, दूसरा महाराजा हरि सिंह, तीसरा शेख अब्दुल्ला, और चौथा मोहम्मद अली जिन्ना यानी पाकिस्तान। जब भारत आजाद हुआ तो कश्मीर के 4 दावेदार, 4, जब इस देश को स्वतंत्रता मिली तो कश्मीर के 4 दावेदार, कांग्रेस कि भारत का अंग है, महाराजा हरि सिंह ने कहा हमें आजादी चाहिए, माउंटबेटन ने कहा आजादी तो ऑप्शन ही नहीं है, या पाकिस्तान या इंडिया, दोनों डोमिनियन में से कहीं जाना है, आजादी तो ऑप्शन नहीं है। जिन्ना बोले 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से हमारा है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। ये आदमी ये कह रहे थे हमारा है, ये कह रहे थे हमें आजादी चाहिए, ये कह रहे थे पाकिस्तान का है। और यहीं पर अगस्त 1947 में महाराजा हरि सिंह ने एक समझौता किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अगस्त 1947 में महाराजा हरि सिंह ने एक समझौता किया, इस समझौते का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस समझौते के अंदर डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, दोनों डोमिनियन देखेंगे। डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स। और कश्मीर एसेशन के बारे में तब सोचेगा जब उसके ऊपर कोई हमला होगा, और जो हमला करेगा कश्मीर दूसरी साइड में चला जाएगा। पाकिस्तान हमला करेगी, कश्मीर भारत की तरफ चला जाएगा, भारत हमला करेगा, कश्मीर पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। कहीं जाइएगा मत। और यहीं पर एक बड़ा कांड हुआ, पुंछ विद्रोह, सरदार इब्राहिम खान।